हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी इन फैक्ट। दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश में जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का अभी आयोजन किया गया था उसकी मॉडल आंसर की आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, ये आपके लिए एक मॉडल पेपर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं और अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि कितना आपने सीख लिया है। और अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर डाले हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं और उससे बाहर मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रेलिवेंट है जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एच डी लासवेल राजनीति को कैसे परिभाषित करते हैं? तो इनकी एक बुक है, वो है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये इनकी बुक भी है और इसी रूप में इन्होंने राजनीति को परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, एंड ऑफ आइडियोलॉजी से कौन संबंधित है? तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी का सिद्धांत दिया था डैनियल बेल ने। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किए गए निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम में, मतलब क्रम क्या है, क्या क्रम रहेगा इनका? तो इनका क्रम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और लास्ट में है बंधुत्व। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको आपने याद रखना है, वहां से नेट में भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। शक्ति अभिजन वर्ग की अवधारणा किसने दी? पावर एलीट। ये क्वेश्चन हर बार आता है नेट में भी और सेट में भी। तो ये सी राइट मिल का कॉन्सेप्ट है पावर एलीट का। व्यक्ति अपने मन एवं शरीर पर संप्रभु है, ये किसने कहा था? ये कहा था जे एस मिल ने। जे एस मिल एक उदारवादी चिंतक थे और इनका मानना था कि व्यक्ति का अपने ऊपर पूरा उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने शरीर पे, लेकिन अपने से संबंधित कार्यों से संबंधित। वो बोलते हैं कि व्यक्ति का हाथ वहां तक जाना चाहिए जहां दूसरों की नाक शुरू होती है, मतलब दूसरों के अधिकारों का जब वो हनन करता है तो वहां पे उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ये थे बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश के सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ये थे तुर्की के खलीफा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतुल कोहली द्वारा लिखी गई है? बहुत ही सिंपल यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। तो ये है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री सहित एक मंत्री परिषद होगी? तो आर्टिकल 74 के अंदर ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, लोक प्रशासन में जवाबदेही निम्नलिखित में से किसके विपरीत है? जवाबदेही विपरीत होती है डेलीगेशन के। ठीक है, डेलीगेशन मतलब अपना जो उत्तरदायित्व है उसको किसी और के ऊपर थोप देना, तो ये प्रदत्त अधिकारिता या डेलीगेशन। क्वेश्चन नंबर 11, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय प्रशासन सामान्यकृत अधिकारियों के विशिष्ट कैडर के हाथों में था। तो जो अभी आईएएस है, स्वतंत्रता पहले इसे आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, मैरी वुलस्टक्राफ्ट अपने किस सिद्धांत के लिए जानी जाती है? तो ये मैरी वुलस्टक्राफ्ट जो है ये अभी नेट के न्यू सिलेबस में भी ऐड हुई है, तो इनको पढ़ लेना। ये एक फेमिनिस्ट चिंतक है। क्वेश्चन नंबर 13, अज्ञानता का पर्दा अवधारणा संबंधित है, ये जॉन रोस ने दिया था, वेल्स ऑफ इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 14, स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद कार्यपालिका कैसी है? यह है बहुल कार्यपालिका। यहाँ पे जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे संवैधानिक सरकार के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। एक संवैधानिक सरकार वो है जिसमें संविधान से सत्ता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। सीमित सरकार का रूप होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जहां राज्य के अध्यक्ष के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं जो यूएसए का
संविधान है वहाँ पे भी तो संवैधानिक सरकार है, लेकिन वहाँ पे तो वास्तविक शक्तियाँ हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऑप्शन 4, जहाँ संविधान एवं कानून सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, तो बिल्कुल सही है 1, 2, 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, गरीबी हिंसा का निम्नतम प्रकार है, ये कथन किसका? ये है महात्मा गांधी का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारत में अभाव की राजनीति का जिक्र किया है? पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी की बात की है मायरन वीनर ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है? यूपीएससी कौन सा काम नहीं करता है? सरकार को लोक सेवकों के अनुशासनात्मक मामलों में सलाह देना, बिल्कुल सही। लोक सेवकों के स्थानांतरण से संबंधित सभी मामलों में सरकार को सलाह देना, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको अपनी वीडियो में पहले भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, क्योंकि ये नेता लोग करते हैं जितने भी स्थानांतरण करते हैं, इसमें पॉलिटिकल उनका इंटरेस्ट भी छिपा होता है और बदले की भावना भी आप देख सकते हैं, अक्सर न्यूज़पेपर में आता है। सी, सरकार को लोक सेवकों की पदोन्नति की योग्यता के संबंध में सलाह देना, बिल्कुल। केंद्र सरकार को लोक सेवकों की भर्ती के लिए पद्धति से लेकर नियुक्ति करने तक के सिद्धांतों पर सलाह देना, तो ये सारे के सारे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने, जो कि 1957 में जिन्होंने अपनी सिफारिशें सौंपी थी। क्वेश्चन नंबर 20, लूट व्यवस्था शब्द कहाँ पर लागू होता है? लूट व्यवस्था वैसे ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है। जब कोई सरकार आती है तो वो अपने जो उनके सगे संबंधी होते हैं तो उनको पद दे देते हैं, तो ये आती है संरक्षित नौकरशाही से, जिसे पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। मेनली ये अमेरिका में ये सबसे पहले आई थी, अभी भी वहाँ पे प्रचलित है ये। एडमंड बर्क द्वारा किस राजनीतिक सिद्धांत को दुनिया की सबसे शर्मनाक वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया? इन्होंने किया था लोकतंत्र को सबसे शर्मनाक वस्तु के रूप में परिभाषित। आपको पता होगा एडमंड बर्क को कंजर्वेटिज्म का फादर बोला जाता है, और कंजर्वेटिव जो पार्टी है इंग्लैंड की, उससे इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो ये राजतंत्र के कट्टर समर्थक रहे हैं एडमंड बर्क। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन अरस्तु के संबंध में ठीक नहीं है? एरिस्टोटल के संबंध में। निम्नतर सदैव श्रेष्ठ के अधीन होता है, बिल्कुल सही बात। दास प्रथा के बारे में इन्होंने बात की थी। मनुष्य प्रकृति से असमान है, ये भी इन्होंने बात की थी, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से असमान है इसलिए कुछ दास होंगे कुछ स्वामी होंगे। दासता न्याय संगत है क्योंकि यह दासों के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान नहीं करती, ये प्रदान करती है। यहाँ नहीं शब्द दिया है, ये बिल्कुल गलत है। दासता को न्याय संगत उन्होंने इसलिए बताया था क्योंकि ये दासों के लिए एक न्याय संगत वातावरण तैयार करती है, तो सी बिल्कुल गलत है। महिलाएं प्रकृति से पुरुष के अधीन है, ये भी इन्होंने बात की थी, तो ये भी सही है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है? तो ये है यूएसए के संविधान में, और वहां पर आज तक आई थिंक 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते? विचार भौतिक शक्तियों की अनोन्य क्रिया का प्रतिबिंब है, बिल्कुल सही बात। मानवीय चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, ये बिल्कुल गलत है। मानवीय चेतना की बात हीगल करते थे, लेकिन जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने भौतिक की ही बात की, मैटेरियलिज्म की ही बात की, कि मैटर ही सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करता है, तो बी यहाँ पे गलत है। सी देखते हैं, पदार्थ सक्रिय एवं गतिशील है, बिल्कुल सही बात। और आधार अधिसंरचना का निर्धारण करता है, ये भी सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे ऑथर दिए हैं और उनकी बुक, जॉन रॉल्स ने लिखी है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। फ्रेडरिक हायक ने लिखी है द रोड टू सर्फडम, प्लेटो की है द रिपब्लिक, और अमर्त्य सेन ने लिखी है आइडिया ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको
गलत यहाँ पे दिया गया है, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो देख लेते इस क्वेश्चन को। संघीय विधानमंडल में के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो इस मामले में भारत और अमेरिका बिल्कुल अलग है, तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं दिया है। लिखित संविधान का होना, तो ये तो दोनों में है, इंडिया में भी है और यूएसए में भी है। राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करना, ये भी गलत है। एक जगह राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां दी जाती है और दूसरी जगह केंद्र को दी जाती है, तो तीन सही है, मतलब ये गलत है, मतलब दोनों इसमें अलग अलग है। और दोहरी नागरिकता इंडिया में नहीं है, अमेरिका के अंदर है। तो इसका करेक्ट आंसर होना था 1, 3 और 4, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा निम्न में से किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो संविधान सभा स्थापित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था किसने बोला था? इसको डिमांड पॉलिटी और कमांड पॉलिटी बताया था लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने। तो ये क्वेश्चन नेट में भी 3 बार रिपीट हो चुका है। बैसाखियों पर टिकी शाब्दिक बकवास, रियोट्रिक नॉनसेंस का विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो रियोट्रिक नॉनसेंस बोला गया था जो जॉन लॉक ने सिद्धांत दिया था, नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस राजनीतिक अवधारणा से संबंधित है? सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में भी बात करता है, उसकी प्रकृति और मनुष्य की प्रकृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 31, दल बदल विरोध कानून को संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया? तो ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था न्यू दिल्ली में 1983 में। तो यहाँ पे फिर से कुछ ऑथर और उनके द्वारा यूज की गई टर्म है। तो वेल्फ्रेड पेरेटो बात करते हैं नॉन गवर्नमेंटल एलीट की, और गेटनो मॉस्का बात करते हैं रूलिंग क्लास की। रॉबर्ट मिशेल ने थ्योरी दी है द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, और एस ल्यूक्स बात करते हैं द 3 डायमेंशनल व्यू की। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्षवाद का प्रवर्तक कहा जाता है? जो पॉजिटिविज्म थे उसके फादर है ऑगस्ट काम्टे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो ये था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 36, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन इन्होंने लिखी है। इंडियन ट्रांजिशन 1922 में इन्होंने लिखी है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज ये B.R. अम्बेडकर की बुक है, ये एम.एन. रॉय की नहीं है। तो सी यहाँ पे गलत है। दी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया भी एम.एन. रॉय ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 37, किसने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया? तो दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं और शाम तक इसको अपलोड कर दूंगा। अरस्तु से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए हैं और पहले ही मैंने वो इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये अरस्तु बात करते हैं जिन्होंने नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग किया। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि ये मैकियावेली ने किया है, तो मैकियावेली ने धर्म को राजनीति शास्त्र से अलग किया है, नीति शास्त्र को, हाँ नीति शास्त्र को भी किया है, लेकिन पहले किसने किया है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, तो ये अरस्तु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है? बिल्कुल सही। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है? बिल्कुल सही। ये ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि राज्य क्या है? एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर वो नेचर है तो नेचर वाइज वो इंसान से पहले ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य एक नैतिक संस्था है, ये बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं आदर्शवादी, जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल आ जाएंगे।
और हीगल भी इसी में आएंगे और ग्रीन भी इसी में आएंगे। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ये है समझौतावादी, जॉन लॉक, रूसो और आपके हॉब्स इसमें आ जाएंगे। राज्य शोषण का यंत्र है, ये मार्क्सवादी बात करते हैं। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अनावश्यक बुराई है, ये आवश्यक बुराई की बात नहीं हो रही है, अनावश्यक बुराई की बात करते हैं अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे बुक्स और उनके ऑथर दिए गए हैं। अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज लिखी है महात्मा गांधी ने। इंडियन ट्रांजिशन ये लिखी है एम.एन. रॉय ने। द ह्यूमन साइकिल लिखी है अरविंदो ने। क्वेश्चन नंबर 41, ये सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। कानून के शासन की बात करते हैं डायसी और शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है मोंटेस्क्यू ने। प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं जॉन लॉक और सामान्य इच्छा की बात करते हैं जे रूसो। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था है, ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात। यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, बिल्कुल गलत। ब्रिटेन के अंदर जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है क्योंकि वहां पर संसद सर्वोच्च है, संसद ने जो भी कानून बना लिया वो फाइनल है। ठीक है, तो सी भी ठीक है और डी यहाँ कानून का शासन है, बिल्कुल सही है। बी यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का यंत्र नहीं है? जनमत संग्रह बिल्कुल है, इनिशिएटिव बिल्कुल है, रिकॉल करना भी है, लेकिन फिलिबस्टिंग नहीं है। फिलिबस्टिंग कोई प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, ये अमेरिका के अंदर एक प्रचलित व्यवस्था थी जिसके अंदर वहाँ के जो सांसद होते थे, जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी सदस्य होते थे, वो अनिश्चित काल के लिए बोल सकते थे, भाषण में उनको कोई रोक नहीं सकते था, भले ही वो 2 दिन तक बोलते रहे। तो डी गलत है, ये अमेरिका से रिलेटेड है और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र से रिलेटेड नहीं है। सूची को सूची 2 से मिलाना है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी 1688 के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर, रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में और इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी 1979 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया है, वो बतानी है। तो इन्होंने बात की है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, क्रिज्मेटिक एंड लीगल रैशनल। तो ए इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में आपने लिखना है। तो सबसे पहले चंपारण और खेड़ा आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी ने, उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार होता है जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया गया और चोरा चोरी जब कांड हुआ था उसके बाद इसे वापस लिया गया था। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47, कौन से संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो ये अभी कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये है 124वां संवैधानिक संशोधन जो अभी हाल ही में लागू हुआ है। संशोधन नहीं है, संशोधन बिल है। ये संशोधन बिल है 124वां और संशोधन है 103वां, 1/3 अमेंडमेंट है वो। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता का आरंभ हुआ, बिल्कुल हुआ। इस अधिनियम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया, बिल्कुल। केवल मुसलमानों के लिए अलग चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई, ये बिल्कुल गलत है, डी है। इसके द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था की गई, तो सी इसका गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, ये है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। क्वेश्चन नंबर 50, प्राधान्य हेजेमनी की धारणा किसने दी? तो ये दी है ग्रामशी ने, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है विश्व बैंक। विश्व बैंक अंग है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का, तो सी यहाँ पे गलत है। साफ्टा इज रिलेटेड टू, साफ्टा की फुल फॉर्म है साउथ एशियन
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो साउथ एशिया से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये सार्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे लिखी कौन सी मान्यता राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण की नहीं है? राजनीति समूहों की गतिविधि है, बिल्कुल सही। राजनीति में सत्ता का प्रयोग होता है, ये भी बात करते हैं। राजनीति में वर्ग प्रभुत्व का उपकरण है, ये बात उदारवादी नहीं करते हैं। डी, राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देने का साधन है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन रोल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत में आनुभाविक विधि का प्रयोग किया है, बिल्कुल इन्होंने आनुभाविक इंपीरिकल थ्योरी का प्रयोग किया है इसके अंदर। लेनिन उदार समाजवादी था, बिल्कुल गलत। लेनिन एक मार्क्सवादी था। मार्क्स ने राज्य के प्राधान्य वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बिल्कुल गलत। मार्क्स ने नहीं है, ग्रामशी ने हेजेमनी का प्रतिपादन किया था। गांधी जी ने संसदीय व्यवस्था का समर्थन किया था, नहीं, इन्होंने संसदीय व्यवस्था का भी समर्थन नहीं किया था। तो ए इसका करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बहुत सारे डाउट है लोगों को, तो इसको मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ। क्रांति व्यवस्था के विश्वासों और उद्देश्यों में पूर्ण परिवर्तन लाती है। जो क्रांति होती है वो लोगों के विश्वासों में भी और उद्देश्यों में भी पूर्ण परिवर्तन लाती है, बिल्कुल सही बात है। सन 1888-89 में ब्रिटेन में गौरवमय क्रांति हुई थी। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जो 1688 में क्रांति हुई थी उसने एक तो व्यवस्था में परिवर्तन लाया था, ठीक है। राजतंत्र के स्थान पे वहां पे क्या है, लोकतंत्र, लिमिटेड वहां पे लोकतंत्र स्थापित किया गया था, और लोगों का जो विश्वास था उसमें भी वहां पे परिवर्तन लाया गया था कि जो क्रांति है वो हिंसापूर्ण तरीके से नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से भी लाई जा सकती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, यूनानी राजनीतिक दर्शन का मूल विचार है। जो यूनानी राजनीतिक दर्शन है उसका मूल विचार है गुड लाइफ, अच्छी जिंदगी जीने के लिए। तो प्लेटो का जो मैंने लेक्चर लाया था उसके अंदर मैंने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है, तो आपने अगर देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली को किस राजनीतिक विद्वान ने प्रतिपादित किया? द टर्म ऑफ पार्टी डोमिनेंस, तो ये किया है रजनी कोठारी ने। क्वेश्चन नंबर 58, प्रासंगिकता और क्रियाशीलता का नारा निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? इसका मतलब है क्रीडो ऑफ रेलिवेंस, और क्रीडो ऑफ रेलिवेंस की बात करते हैं पोस्ट बिहेवियरलिस्ट। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन से देश ने एक ही बार में वयस्क मताधिकार लागू किया? एक ही बार में। अब यहाँ पे देखो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया, पहले पुरुषों को मतदान दिया, उसके बाद महिलाओं को। लेकिन इंडिया ने एक बार में ही, जैसे ही इन्होंने अपना संविधान बनाया 1950 में, एक बार में ही वयस्क मताधिकार लागू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन बाहुल्य या भारित मतदान का समर्थन करता है? तो प्लूरल वोटिंग का समर्थन करते हैं जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है? सो सिंपल, ब्रिटेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रम का विभाजन एडम स्मिथ ने दिया है, बिल्कुल सही, इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी। आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत जे.एस. मिल, तो ये जे.एस. मिल ने नहीं दिया है, ये बेंथम ने दिया था। जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने दिया है, और अफ्रीका का अल्प विकास की बात करते हैं वाल्टर रोडनी। हाँ, अरेंज द फॉलोइंग, मुख्य चुनाव आयुक्त को आपने उनके कार्यकाल के क्रमानुसार में समायोजित करना है कि कौन सा मुख्य चुनाव आयुक्त कब बना। तो इसके ऊपर मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे पहले बने थे R.K. त्रिवेदी, उसके बाद बने T.N. शेषन, उसके बाद J.M. लिंगदोह, और सबसे लास्ट में बने S.Y. कुरैशी। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का एक लिखित संविधान है, भारत में एक संविधान सभा थी।
अब अगर आप इसको सरसरी नज़रों से देखोगे तो आपको लगेगा ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको असर्शन और रीजन की जो ट्रिक बताई थी, उसमें मैंने क्या बोला था आपको? उसमें मैंने आपको बताया था, अगर असर्शन में जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है, अगर उसी चीज़ के ऊपर फोकस रीजन में भी किया गया है, तो उसकी सही व्याख्या भी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, भारत में एक लिखित संविधान है, इसकी व्याख्या ये बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि भारत की एक संविधान सभा थी, और संविधान सभा क्यों बनती है? संविधान को लिखने के लिए बनती है, तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, मार्च 1946 को भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, और इसके 3 सदस्य थे, और इसमें से लॉर्ड वेबल नहीं थे, और ये तीनों सदस्य इसमें थे। क्वेश्चन नंबर 67, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब राज्यों का और राज्यसभा सीटों का आवंटन। तो इसमें से मध्य प्रदेश में 19 सीटें दी गई है, हालांकि राज्यसभा में मध्य प्रदेश से 11 सीटें हैं, तो यहाँ पे बी गलत है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। फ्रंट आपका स्टार वॉर की बात की थी रीगन ने 1980s के दौरान। इन्होंने स्टार वॉर की बात की थी कि अंतरिक्ष के अंदर हम अपनी मिसाइलें स्थापित कर लेंगे और वहां से अटैक कर सकते हैं। इन्होंने यूएसएसआर को चेतावनी दी थी। तो जियोंगपिंग इससे नहीं जुड़े हैं, तो ये गलत है। 4 आधुनिकीकरण, ठीक है, फॉर मॉडर्नाइजेशन से जुड़े हैं जियोंगपिंग। फॉर मॉडर्नाइजेशन में इन्होंने कृषि, इंडस्ट्री और आपका मिलिट्री और वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है उसको इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था जियोंगपिंग ने। सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं, माओ से तुमने कल्चरल रिवॉल्यूशन चीन के अंदर शुरू की थी, और खुलापन जिसको ग्लासनोस्ट की पॉलिसी यूज की थी गोर्बाचोव ने। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, डी सही है, बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व व्यापार संगठन इस उद्देश्य से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पर्यवेक्षण तथा उसे उदार बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश सन 2007 में सार्क का 8वां सदस्य बना? तो ये बहुत सिंपल है, अफगानिस्तान बना था। किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता का स्थान सकारात्मक स्वतंत्रता से ऊपर है? तो ये बात की है आइजा बर्लिन ने। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स के अंदर 5 देश है, इसके अंदर स्वीडन नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन मार्क्सवाद से संबंधित है? राज्य धरती पर ईश्वर का अवतार है। ये मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है हीगल के आइडियलिज्म से। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये है आपका क्लासिकल लिबरलिज्म से रिलेटेड है। राज्य शोषण का यंत्र है, बिल्कुल सही, मार्क्सिज्म का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। राज्य एक समन्वयक संस्था है, तो ये बात करते हैं समुदायवादी, तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 202 राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 203 राज्य विधानमंडलों के प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 204 राज्यों के विनियोग विधेयक से संबंधित, लेकिन डी यहाँ पे गलत है, लेखानुदान 205 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो इनके जो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 105 के तहत। क्वेश्चन नंबर 78, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है सीएफसी से रिलेटेड, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा था, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये आएगा पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड, जो कि 1997 में रेटिफाई किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 79, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में निम्नलिखित में से किसकी उपेक्षा की गई है? तो इसमें उपेक्षा की गई थी इंपीरिकल स्टडी की। सरकार का इसमें अध्ययन होता था, संविधानों की तुलना भी होती थी और इंस्टीट्यूशन का भी अध्ययन होता था। तो ए इसका सही है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इसकी बात करते हैं लेनिन, इनकी बुक भी है ये। निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक सरकार कौन सी नहीं है? तो संसदीय सरकार को हम टोटेलिटेरियनिज्म की गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, संवैधानिक सरकार है, तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया है, 2 बार ये क्वेश्चन आया है पेपर में। तो संवैधानिक सरकार का मतलब है सीमित सरकार, सत्ता संविधान से प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही। संविधान व कानून शक्ति के प्रयोग को सीमित करते हैं, लेकिन चौथा यहाँ पे गलत है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 83, नौकरशाही को 4 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया? तो इनको वर्गीकृत किया है एफएम मार्क्स ने। 3 श्रेणियों में किसने किया था? मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 84, गांधी ने किस पुस्तक में पश्चिमी सभ्यता को शैतानिक सभ्यता कहा था? ये कहा था इन्होंने हिंद स्वराज के अंदर। किस विचारक के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना है? तो फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात करते थे कार्ल मार्क्स, तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, विकास एक निश्चित उद्देश्य की तुलना में मन की अवस्था एक प्रकृति एक दिशा है, यह एक विशेष दशा में परिवर्तन की दर है, यह कथन किसका है? तो ये बात करते हैं एडवर्ड विडनर विकास प्रशासन के अंदर। ठीक है, तो ये विकास प्रशासन और नियो पब्लिक एड से जुड़े हुए चिंतक हैं। आत्मनिर्भर गांवों को किसने लघु गणराज्य से संबोधित किया? तो ये किया चार्ल्स मेटकॉफ ने। और दोस्तों मैं इसके ऊपर जल्दी से एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि नेट के संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 88, मूल्य आधारित प्रशासन किस नाम से जाना जाता है? मूल्य आधारित जिसमें वैल्यू को ऐड किया जाता है, तो वैल्यू को ऐड किया था आपका नवीन लोक प्रशासन ने, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के निस्तारण हेतु क्या समय सीमा है? तो इसमें संविधान के अंदर कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा उदारीकरण का लक्षण नहीं है? तो उदारीकरण का जो लक्षण नहीं है वो है नौकरशाही का शक्तिकरण। ठीक है, नौकरशाही का शक्तिकरण नहीं किया जाता है उदारीकरण में। उदारीकरण में उदार करना, सभी नियमों में ढील देना, यही इसका लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्माण का अधिकार होता है? तो यह है आर्टिकल 249 के तहत। क्वेश्चन नंबर 92, लोक प्रशासन समाज में स्थायित्व प्रदान करता है, लोक प्रशासन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हेतु उत्तरदायित्व है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सामान्यतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंधित होती है, इस प्रणाली में छोटे दलों के लिए कुछ स्थान प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान होता है। हालांकि जो पहला यहाँ पे अभिकथन दिया गया है ये बहुदलीय व्यवस्था से संबंधित बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दल होते हैं या फिर छोटे जो समुदाय होते हैं उनको पूरा इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत के साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना पड़ता है। रीजन में बोलते हैं इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के ऊपर वीटो पावर होती है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ये बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई नेट में भी आया था, लेकिन उसमें जो बोला गया था उसमें अभिकथन को गलत बताया गया था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं और वहां से इसे चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95,
विचारधारा एवं वैचारिक राज्य उपकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये लुई अल्थ्यूजर ने की थी, जो कि एक क्रिटिकल मार्क्सिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये क्रिटिकल मार्क्सिस्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में चर्च और राज्य का पृथक्करण प्रतिबिंबन है। तो पाश्चात्य जो राजनीतिक दर्शन में चर्च और राज्य को अलग किया गया था, इसका मतलब था धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत उन्होंने अपनाया था कि धर्म का राज्य से कोई संबंध नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र है, धार्मिक विश्वास है, विवेकशीलता है, धर्म निरपेक्षता है। तो इसमें से धार्मिक विश्वास नहीं है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या है? धर्म निरपेक्षता की बात करता है। डीकंस्ट्रक्शन, विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया था जैक्स डेरिडा ने, और ये पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 244A एंड 244B। तो 244 यहाँ ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल 312। तो आई होप दोस्तों आपको नेट के लिए भी, और आप किसी दूसरे राज्य के सेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।